नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था। तो आज इसके बारे में इसीलिए चर्चा करूँगा क्योंकि मुझे इतने अच्छे कंपनी इतने सस्ते में बहुत कम टाइम के बाद देखने को मिला है। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड केस हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने लोन लिया और इस कंपनी के ऊपर मतलब इस बैंक को लोन चुका नहीं और वो देश छोड़कर भाग गया। आप सभी जानते हैं नीरव मोदी भी है, साथ ही साथ विजय माल्या भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का नाम आ जाता है। तो जिनमें सबसे ज्यादा झटका पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर लगा। फिर भी आज पंजाब नेशनल बैंक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। तो इतनी हालत खराब होने के बाद भी बैंक टिके हुए है। उसके पीछे रीजन कौन सा है, इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। और मैंने कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे एज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी माना टेक्निकली। तो वो चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखिए, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी का वैल्यूएशन देखिए एकदम सस्ता है। इससे सस्ता और हो नहीं सकता। हो नहीं सकता मतलब क्या है, अगर मैं पी रेशियो को लास्ट 5 ईयर्स देखूं तो इसका एवरेज निकल कर रहा है 15.4 और कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 6.5। चलो मैं लास्ट 10 ईयर्स देख लेता हूँ। लास्ट 10 ईयर्स में भी 15.5 और कंपनी का एवरेज निकल कर रहा है 6.4। और मैक्सिमम देखूं तो मैक्सिमम का एवरेज भी 9.2 है, उससे भी कम है। मतलब इसका एवरेज लास्ट नहीं, टोटल मैक्सिमम मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक इसका पी रेशियो जो एवरेज है उससे भी कम पी रेशियो चल रहा है। मतलब सबसे लो पी रेशियो है। दूसरी बात है कंपनी के जो करंट प्राइस है, प्राइस देखेंगे तो 96 के आसपास इसका करंट प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप जो वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। तो प्राइस डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं अगर स्विंग बेसिस में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 96 चले कि 100 में चले कोई बात नहीं। तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, 114, मतलब 114। तो 114 इसका बुक वैल्यू है और कंपनी का करंट प्राइस है 96। तो सोचिए कंपनी के जो देखा जाए तो जो वैल्यूएशन है वो सस्ता है, क्योंकि किसी भी कंपनी से अगर बुक वैल्यू से नीचे है इसका मतलब सोचिए वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तीसरी बात चलो और एक पॉइंट्स देख लेते हैं, वो कितना बढ़िया है। देखिए मन में अगर आपको डाउट है कि चलो 16 लाख करोड़ के लोन लिया, बैंक खुद 16 लाख करोड़ के लोन लिया और इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 12.4 है, क्या कंपनी स्टेबल है? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। ध्यान से देखना कंपनी का डिपॉजिट कितना है। डिपॉजिट है करीबन 14.5 लाख। हाथ में डी रिजर्व है करीबन 1,25,000। और कंपनी के हाथ में जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 4.5 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर जो हम लोग सोच रहे कि कंपनी ने इतना बड़ा कर्जा ले लिया, इतना बड़ा लोन ले लिया, देखिए बैंक है, बैंक तो लोन लेकर ही काम करेगा ना। तो लोन लेकर जो कंपनी इतना बढ़िया प्रॉफिट कर रहा है, 16,000 करोड़, आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। जो बैंक्स एक टाइम मतलब सस्ते में चल रहा था, और सस्ते में क्या मतलब है, कंपनी नेगेटिव में चल रहा था, और वही बैंक्स आज 16 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट लेकर चल रहा है। सोचिए कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रांगली स्टेबल है यहाँ पे। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर इस बार अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूं, पिछले पिछले मतलब क्वार्टर्स के बेसिस में रिजल्ट देखूं, तो ध्यान से देखना कंपनी क्या बता रहा है। कंपनी बता रहा है कि पिछले बार के क्वार्टर से इस बार हाईएस्ट सेल जनरेट हुआ। सिर्फ ये देखना है कि जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ पे 27,800 से लेकर 31,800, मतलब एक अच्छा खासा सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। और प्रॉफिट भी देखिए सीधा सीधा डबल हो चुके हैं, 2,400 से लेकर 4,800 बन चुके हैं। मतलब हर दिशा से देखा है तो कंपनी खुद को एक अलग लेवल में, एक सिक्योर जोन में खुद को स्टेबल कर रहा है। और यही स्टेबलनेस आपको आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल देगा। तो मैं इसीलिए पंजाब नेशनल के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। सबसे बढ़िया बात क्या लगा आप जानते हैं? चलो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हमेशा किसी बैंक के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% के ऊपर है तो बेस्ट है।
मगर एक टाइम कंपनी का 0.68% हो गया था, ना के बराबर। उस जगह से कंपनी 8.7 लेके आए, ये बड़ी बात है। ROE रिटर्न ऑफ एसेट जो 0.55% से 0.55% अभी भी है, सॉरी 0.04% से 0.55%, यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। और मजेदार बात है, कंपनी का एनपीए जो 0.58% था वो घटकर 0.73 हो गया। तो पंजाब नेशनल बैंक का सबसे दिक्कत वाला पॉइंट ये था कि कंपनी का एनपीए, क्योंकि एनपीए इतना ज्यादा हो रहा था तो उसके बेसिस में कंपनी में घाटा हो रहा था। तो एनपीए का मतलब क्या है? मान के चलिए आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये का लोन दिया और वो व्यक्ति को आपने बताया कि 100 रुपये आपको दे रहा हूँ और मुझे 1 साल के अंदर आपको 110 रुपया देना पड़ेगा। तो वो क्या किया, वो 6 मंथ के बाद आकर आपको बता रहा है कि मेरे जो बिजनेस था, जिस बिजनेस में मैं 100 रुपये लेकर इन्वेस्ट किया था, वो बिजनेस डूब गया और मैं आपको 100 रुपया नहीं 80 रुपीज दे सकता हूँ। उससे ज्यादा मेरे पास और कुछ भी पैसा नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो 80 रुपया दिया तो मेरा कितना घाटा हुआ? पहले तो 100 रुपया का 20 रुपया गया और इंटरेस्ट का 10 रुपया, तो करीबन करीबन 30 रुपया का घाटा हुआ। तो ये जो घाटा हुआ, इस घाटा को कहा जाता है एनपीए। बैंकिंग के हिसाब से कहा जाता है एनपीए, क्योंकि इस पैसा वो दोबारा उस व्यक्ति से नहीं पा सकते, इसलिए उसको एनपीए के खाते में दिखाना पड़ेगा। तो वो कितना बड़ा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो जितना एनपीए कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो एनपीए 5.78 से सीधा सीधा 0.73 बन गया, एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया। सी ए आर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंस है। सीधा सीधा कहूँ, सी ए आर का मतलब होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। मतलब कंपनी के जो कैपिटल्स है, उस कैपिटल का, एडुकेसी रेशियो का मतलब है कंपनी के जो कैपिटल्स है, उस कैपिटल्स में कितना पैसा बैंक के पास है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 11% के ऊपर बैंक के हाथ में पैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बैंक के हाथ में अगर पैसा नहीं होगा, मान के चलिए बैंक के ऊपर जो लोग एसबीआई में पैसा रखा है, करेंट अकाउंट में पैसा रखा है, एफडी किया है, तो उसका तो कभी ना कभी वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए बैंक के हाथ में पैसा होना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो अच्छी बात है, एक टाइम 5% के 5.5% के ऊपर था, आज 4.7% के आसपास है। यहाँ पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था, वो भी है 0.03% का नीचे है। मतलब यहाँ पे भी बढ़िया बात चल रहा है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। अभी चलो इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए, हम लोग ये सोच रहे कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी के ऊपर बड़ा फॉल हो गया तो कंपनी बेकार हो गया। देखिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। अच्छी कंपनी सस्ते में मिले तो उसका अपॉर्चुनिटी हमेशा हर कोई उठाता रहता है। एफआईएस के पास पहले कितना होल्डिंग था? 1%, 1.7%। आज कितना है? 5.7%। उसके बाद डीएस के पास कितना होल्डिंग था? 11-12%। आज कितना है? 14.5%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और कब होल्डिंग करना शुरू किया? जब से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुआ। अब ध्यान से देखना, सितंबर क्वार्टर के बाद गिरावट शुरू हुआ तो दिसंबर क्वार्टर से ही माल उठाना शुरू कर दिया है। तो चार्ट के हिसाब से देखूं तो दो चार्ट पैटर्न मुझे देखने को मिला। पहली पैटर्न जो है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, वो है कप विथ हैंड पैटर्न, सॉरी शोल्डर कम हेड। तो देखिए यहाँ पे जो छोटा सा पैटर्न बने, इसको कहा जाता है शोल्डर। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक टॉप बने, यहाँ पे भी एक टॉप बने और यहाँ पे भी 2 बार यहाँ पे टॉप बने। तो यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद छोटा सा यहाँ पे शोल्डर बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ और नीचे आकर फिर से एक बार रिटेस्ट भी कर रहा है। मतलब सारे चीजों को एक साथ अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं, तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूं, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्किंग करके काम कर रहा हूँ, उस पॉइंट को आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से रेंज बना थे। तो पहले क्या बना यहाँ पे, मैं कार्ब ले रहा हूँ, यहाँ से क्या बना? शोल्डर बने। तो पहले एक शोल्डर बने, दूसरा क्या बना? दूसरा यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा कप बने। तो कप के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या बना? यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे और एक शोल्डर मिल चुके हैं। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने और उसका टोटल रेंज कितना निकल का है? अगर मैं काउंट साइड से टॉप लेवल तक देखूँ तो ये टोटल रेंज निकल का है और इसी को मैं ऊपर बिठा दूंगा। तो टोटल रेंज निकल का है करीबन करीबन, अगर मैं करंटली देखा जाए तो वही लेवल में चल रहा है,
तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। अगर करंट लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 73% तक मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजीज है। अगर मैं सेकेंड स्ट्रेटजीज के हिसाब से बात करूँ तो जहाँ पे अभी है उस लेवल से मैं टॉप लेवल तक इसको लेना चाहूँगा। तो टॉप लेवल तक अगर देखूँ तो 180 130% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो 130% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है, जो जर्नी मुझे इस कंपनी के ऊपर एक बढ़िया जर्नी लिख रहा है। तो ये जर्नी अगर 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था कुछ स्ट्रेटजीज के डिटेल्स, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन के डिटेल्स। तो आप इसको वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। मैंने खुद ट्रेड लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ट्रेड लेंगे। हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग होता है। तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।